हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि। दिए गए रैखिक समीकरण हमारे पास दो हैं। हमने ये व्यापक रूप ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। अब वज्र गुणन विधि से दिए गए रैखिक समीकरणों का हल किस प्रकार होता है वो देखते हैं। उसमें क्या होता है, एक रूल है, इसका विधि है जो वो ये है। पहले x लिखिए, x के कोएफिशिएंट छोड़ दीजिए और y के कोएफिशिएंट लीजिए b1 b2 और y के बाद कांस्टेंट टर्म दोनों की c1 c2। फिर y में ये जो लास्ट में लिखा है इनको रिपीट कीजिए c1 c2 और c1 c2 के बाद किसका साइक्लिक स्टाइल में हम जब चलेंगे तो क्या आएगा a1 बाई a2, यानी y के कोएफिशिएंट तो लिखना नहीं है जब हम y का मान निकाल रहे हैं। तो इसमें a1 a2 लास्ट में कांस्टेंट टर्म, इनको रिपीट कीजिए a1 a2 और a1 a2 के बाद क्या आएगा b1 b2। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इस विधि में जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद है, वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में दिया गया है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। अब b1 की c2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, और फिर b2 की c1 से। ये क्या हो गया, गुणा का निशान हो गया, गुणन हो गया, यानी क्रॉस हो गया। तो इसी वजह से इसका नाम वज्र गुणन विधि है, या इंग्लिश में से हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए अब हम हल करते हैं इसको। x b1 के c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2, जब b2 की हम c1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में लेना है, ये नियम है इसका। b2 c1 इक्वल टू y। अब c1 की a2 से तो हमें क्या मिलेगा a2 c1, फिर c2 की a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 c2। अब कांस्टेंट टर्म में a1 a2 की b2 से मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1 हमारे पास ये आ गया। अब देखिए, अब x की जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो पहला और अंतिम जो भाग है, यानी पहला और जो अंतिम जो अनुपात दिया गया है, इनकी तुलना कीजिए। x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर है a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये जो हमारे पास भाग है इसको हमने राइट हैंड साइड में लेके जाना है, तो डिवाइड में जो वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड में जाने पर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस प्रकार हमें x की वैल्यू मिलती है b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार हमने x का मान वज्र गुणन विधि से निकाल लिया। अब हम y का निकालते हैं। y का कैसे निकालेंगे, अंतिम दोनों जो ये दोनों रेशो हैं, अनुपात हैं, इनकी तुलना करनी है। y बाय a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 है। अब यहाँ पे ये भाग भी इधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास a2 c1 माइनस a1 c2 मिलेगा, और डिवाइड में हमारे पास है a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार हमने x और y के हल निकाले। लेकिन ये हल कैसा है, ये हल अद्वितीय है या इसके अनेक हल हैं या इसका कोई हल नहीं है, ये बात हमें यहां से पता चलेगी जो इनके डिनोमिनेटर दिए गए हैं। क्या है डिनोमिनेटर, a1 b2 a2 b1, a1 b2 a2 b1 दोनों के सेम है। तो इनकी क्या कंडीशन है, उसी कंडीशन के आधार पे दिए गए रैखिक समीकरणों का हल होगा।
तो हम पहली स्थिति लेते हैं। स्थिति हमारे पास क्या है? स्थिति है हमारे पास पहली है, पहली स्थिति हम लेते हैं। पहली स्थिति में क्या लेते हैं कि यदि a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो? 0 के बराबर न हो। दो स्थिति हो सकती है ना, या तो 0 के बराबर न होगा और या 0 के बराबर होगा। यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो हमें क्या मिलता है? देखते हैं। a1b2 नॉट इक्वल टू a2b1। तो हमारे पास इधर ले आओ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यदि ये 0 के बराबर नहीं है, जैसे हम लिखते हैं p/q, यहाँ क्या लिखते हैं? q नॉट इक्वल टू 0। अगर ये q नॉट इक्वल टू 0 है तो ये एक यूनिक नंबर है, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि 0 के बराबर नहीं है इनके मान, तो x और y के जो मान हैं वो यूनिक है, यानी अद्वितीय हल हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हमारे पास दिए गए रैखिक समीकरणों का जो हल होगा वो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अतः दिए गए युग्म का अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। हमने ये पहली स्थिति के ऊपर चर्चा की। अब हम लेते हैं दूसरी, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि जो दी गई हमारे पास है क्या? a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0 हो सकता है। दो स्थिति है ना, या तो 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं था तो हमने अद्वितीय हल निकाल लिया। अब यदि 0 के बराबर हो तो हमें क्या मिलेगा? a1b2 इक्वल टू a2b1 हो जाएगा। तो हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यानी a2 को इधर डिवाइड में ले और b2 को इधर ले गए, ये मिल गया। अब अगर ये कंडीशन है तो ये रेशो जो दिया गया है इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, हम इसको k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k मान लेते हैं। तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी? k a2 हो जाएगा, यानी पहले और इस k के साथ जब हम इसका तुलना करेंगे तो फिर हमारे पास b1 की वैल्यू निकालेंगे। b1/b2 इज इक्वल टू k है, तो b1 की वैल्यू क्या आएगी? k b2 आ जाएगी। ये जो दोनों मान हैं वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। a1 और b1 के मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या देखते हैं? रखने पर तो a1 की जगह हमने k a2 यहां पे रखना है। तो क्या होगा? k a2x प्लस b1 की जगह क्या रखना है? k b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम k कॉमन ले लेते हैं। k कॉमन लिया, a2x प्लस b2y c1/k इज इक्वल टू 0, और k डिवाइड में चला जाएगा 0 के तो वो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या समीकरण मिल जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c1/k इज इक्वल टू 0। ये हम इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम देखते हैं ये थर्ड इक्वेशन जो आई है इसको जब हम कंपैरिजन सेकंड के साथ करते हैं तो पहला पद पहले पद के बराबर है, दूसरा पद दूसरे पद के बराबर है, तीसरा क्या है? c2, और वहां क्या है? c1/k है। तो यहां देखते हैं यदि c1/k बराबर है c2 के है तो क्या होगा?
C1 बाय C2 इज इक्वल टू K हो जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो C2 की वैल्यू है वो हम यहाँ रखते हैं, एक C1 की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं C1 बाई K इज इक्वल टू C2 है। अगर ये C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 बाई K हो जाती है, तो आप देखिए जो थर्ड समीकरण है हमारे पास, और वही हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो समीकरण 3 के जो हल हैं, प्रत्येक हल समीकरण 2 के हल होंगे, समीकरण 2 के हल हैं वो समीकरण 3 के होंगे। परंतु ये समीकरण 3 है कौन सा समीकरण, क्योंकि ये समीकरण एक ही है, इसी में तो मान रखे हैं हमने। तो अभी हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि C1 बाय C2 बराबर K हो है, तो हमें क्या मिलेगा, A1 बाई A2 था हमारे पास पहले, A1 बाई A2 बराबर था B1 बाई B2, बराबर है B1 बाई B2, और K की वैल्यू जो K है, K की जगह हमारे पास क्या है, C1 बाई C2, C1 बाई C2, यानी तीनों रेशो जब समान हो जाएंगे तो इस कंडीशन में जब C1 बाई K की वैल्यू C2 है थर्ड इक्वेशन में, तो प्रत्येक हल एक समीकरण का प्रत्येक हल 2 का होगा और 2 का प्रत्येक हल समीकरण 1 का होगा, क्योंकि दोनों एक ही रेखाएं बन गई है। तो इस प्रकार यहां कह सकते हैं, अतः दिए गए युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि प्रत्येक हल 1 का 2 में है और 2 का हल प्रत्येक हल 1 में है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। अब यदि C1 बाई K, ये जो C1 है और ये C2 है, ये C1 बाई K नॉट इक्वल टू C2 हो, यानी ये बराबर न हो, तो क्या होगा, कोई भी समीकरण 1 का हल 2 में नहीं होगा और ना ही समीकरण 2 का हल 1 में होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, C1 बाई C2 नॉट इक्वल टू K हो, तो हमें क्या मिलता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इस कंडीशन में जब कोई हल एक का दूसरे को संतुष्ट नहीं करता और ना ही समीकरण 2 का कोई हल समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए युग्म का क्या हल होगा, दिए गए युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यानी हमारे पास जब हमने वज्रगुणन विधि से इसको हल किया तो हमें 3 प्रकार की स्थितियां मिली। दो स्थिति तो पहले थी जिसमें A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हमें फाइंड हुआ A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर ऐसा अनुपात होता है इनके कोएफिशिएंट्स का तो इनका अद्वितीय हल होता है। ऐसा हम पीछे के एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं। तो हमारे पास एक हल क्या हुआ, जब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होगा तो दिए गए रैखिक समीकरणों का हल अद्वितीय हल होगा, और जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होगा तो दिए गए समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और जब A1 बाई A2 B1 बाई इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होगा तो हमारे पास दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी सहायता से हम वज्रगुणन विधि से हल निकालते हैं। तो 2 रैखिक समीकरण ले लेते हैं। पहला हमारे पास रैखिक समीकरण हमने लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू
इज इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इन दोनों समीकरणों के अंदर क्या दिया हुआ है कि इक्वल के अंदर जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है। इस वज्र गुणन विधि का क्या नियम है, सबसे पहले कि जो अचर पद है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो हम इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। 3x + 2y - 4 = 0। फिर हम इधर लेते हैं 2x + 3y - 2 = 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम वज्र गुणन विधि से इसका हल ज्ञात करते हैं। तो x हमने क्या लिखा है, v1y b1 b2। तो b1 b2 का मतलब x का कोएफिशिएंट हमने छोड़ना है, y के कोएफिशिएंट लेने हैं 2 3, फिर कांस्टेंट c1 c2, तो क्या है -4 - 2 -4 - 2 = y। डिवाइड में ये जो हमने लिखा है -4/2 है, सॉरी -4 - 2 है, इनको रिपीट कीजिए -4 - 2। उसके बाद इससे आगे क्या है हमारे पास, a1 a2, तो 3 और 2 3 2 = 1। 3 2 को रिपीट कीजिए और उसके बाद आगे y के कोएफिशिएंट 2 3, यानी b1 b2 2 3। हमने इसके हिसाब से वज्र गुणन विधि का प्रयोग हमने करके यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान रख दिए। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस प्रकार, x यहाँ 3 है, 2 का -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, -2 नहीं है 2 ये है हमारे, -2 है सॉरी, तो 2 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -4। तो 3 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -12 = y। अब -4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, बीच में हमने माइनस लेना है, इसके मल्टीप्लाई किया। अब हम -2 की 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6 1। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9, -2 को 2 से क्या हो गया 4। इसको सोल्व करते हैं हम, x by -4 माइनस प्लस 12 y by -8 + 6 = 1/5। तो x बाय हमारे पास क्या आ गया 8, y by -2 और = 1/5। अब पहला और अंतिम यानी x by 8 और 1/5 का हम तुलना करते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x by 8 = 1/5, तो इसको इधर ले जाओ 8/5, ये हमारे पास x का मान आ गया। अब हम लेते हैं y का, कैसे निकालेंगे, y के मान निकालने के लिए हमें अंतिम जो दोनों अनुपात हैं उनकी तुलना करनी है। y by -2 = 1/5, तो ये क्या हो जाएगा y -2/5। तो ये हमारे पास है दोनों x और y के हल दिए गए रैखिक समीकरण के हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम वज्र गुणन विधि से दिए गए रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आयतान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।